नमस्कार साथियों, मैं सतीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीड फर्स्ट ग्रेड और पटवार के लिए पुलिस के लिए जो अभी हमारा जो टॉपिक फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। आज जो हम पोर्शन लेने वाले हैं वो केमिस्ट्री से रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कार्बन एवं इसके अपर रूप। कार्बन एवं इसके अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर कार्बन की बात करूं बेसिक तौर पर हम बात करेंगे दोस्तों कार्बन की। कार्बन को दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहां से देखिए दोस्तों, कार्बन में बेसिकली ये जो 6 है, ये क्या है दोस्तों? ये है इसका परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। अब देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक वास्तव में होता क्या है? कोई भी तत्व है या कोई भी तत्व में या परमाणु में ये जो परमाणु क्रमांक आपको दिया जाता है दोस्तों, ये परमाणु क्रमांक एक्चुअल में उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। देखो, ये प्रोटॉन्स की संख्या जो है ये इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, परमाणु भार या द्रव्यमान, यहां पे ये जो राशि दी हुई है 12, ये एक्चुअल में क्या है? तो ये है दोस्तों प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब दोस्तों ये होगा आपका 12। यानी अब देखिए, अगर मैं कार्बन की बेसिक बात करूं तो दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात कर लें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोस्तों वो क्या होंगे? बराबर होंगे प्रोटॉन्स की संख्या के। और आपको पता है यहां पर दोस्तों प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो हमारे पास ऑलरेडी कितनी मौजूद है? 6 मौजूद है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। और प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या होगी दोस्तों? 6 होगी। तो 6 ही तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 6 ही इसके अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बेसिक तौर पर बात करूं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात कर ली जाए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली जाए तो देखिए, कार्बन को हमने कुछ इस तरीके से डिनोट किया। यानी आपको दोस्तों यहां से यह कंफर्म हुआ कि प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 6 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो भी आपकी कितनी है? 6। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात कर लूं तो ये इसका नाभिक है। इसके नाभिक के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स मौजूद हैं जिसके ऊपर धनावेश और न्यूट्रॉन मौजूद है। अब इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं दोस्तों, ये आपकी कक्षाएं। अब देखिए, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो तरीका है यही क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा दोस्तों। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो 2n² होता है दोस्तों। तो अगर n बराबर 1 लिया जाए दोस्तों, यहां से n बराबर 1 लें तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां से देखिए दोस्तों 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा? 2। तो दोस्तों पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ये लो, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरे कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन्स देखें तो n बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जा कितना होता है? 8। तो दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब टोटली हमारे पास कितने मौजूद हैं दोस्तों? 6 मौजूद हैं। यहां से
अगर पहले में 2 चले गए तो बचे कितने? 4। अब देखो दूसरे कक्षक में हमारे पास यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, ये 2, ये 3 और ये आपके 4। तो दोस्तों ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में मौजूद हैं। इसलिए जो कार्बन की वैलेंसी होती है दोस्तों वो कितनी होती है? कार्बन जो है वो अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है, चाहे वो कार्बन हो चाहे आपका हाइड्रोजन हो, अन्य कोई भी 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो ये है दोस्तों इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी। तो मैं यहां से बात करूं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कार्बन की संयोजकता के बारे में। संयोजकता यानी कार्बन जो है वो अन्य कितने परमाणुओं के साथ में जुड़ सकता है या अन्य कितने तत्वों के साथ जुड़ सकता है? तो ये 4 तत्वों के साथ में जुड़ सकता है। इसलिए कार्बन की जो दोस्तों यहां पर संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो बेसिक तौर पे हमने बात की थी कि भाई कार्बन के अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 6 है। तो पहले कक्षक में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, बच गए 4, तो 4 आ जाएंगे दूसरे कक्षक में। और दूसरे कक्षक में देखो दोस्तों जो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अष्टक का नियम होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोश में होना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर कितने हैं? 4 हैं। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 4 होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं बेसिक तौर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहां से 1s2 2s2 और 2p2। तो ये देखो दोस्तों 2 और 2 और 2, सॉरी ये 2 4 और 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इनको ऐड कर लेंगे तो यहां पर आएगा 6। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो क्या आएगा? 1s2 2s2 और 2p2 दोस्तों। तो यहां से ये हमने यहां पे क्लियर किया दोस्तों। तो यहां से देखिए आप, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन की। तो देखो कार्बन की जहां पे बात चल रही है दोस्तों, कार्बन जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व यानी ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जो इस नेचर में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारी प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो दोस्तों कार्बन मौजूद है। और दूसरा अगर हम इसमें बात कर लें यहां पर दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनाता है, सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो भी आपका क्या है दोस्तों? कार्बन है। तो देखिए यहां से प्रकृति में सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करने वाला तत्व वो कौन सा होगा दोस्तों? कार्बन होगा। तो यहां से ध्यान रखिए दोनों पॉइंट, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ये भी आपका कार्बन है दोस्तों। और सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण जो करता है वो भी आपका दोस्तों क्या करता है? कार्बन करता है। तो देखिए अब यहां से अगर हम बात करें एलोट्रोप्स की यानी अपर रूपों की, तो अपर रूप के लिए आपको बेसिक तौर पे अपर रूप होता क्या है? मैं अपर रूपता की बात करूं या अपर रूप की बात करूं, एलोट्रोप की बात करूं, तो रासायनिक संरचना तो क्या होगी? समान होगी, लेकिन भौतिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए दोस्तों रासायनिक संरचना क्या होगी? समान होगी, लेकिन इसके जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण जो होंगे, भौतिक गुण
क्या होंगे दोस्तों? भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। तो अगर इसके अपर रूपों की बात की जाए दोस्तों, तो इसके जो अपर रूप हैं वो किस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखिए इसके कार्बन के अपर रूप। अब देखिए दोस्तों, इसके अपर रूपों को हम डिवाइड करते हैं तो मेनली इसके दो टाइप के अपर रूप होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप यानी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। और दूसरा जो है दोस्तों हमारे पास में वो होगा एमोर्फस यानी अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय यानी एमोर्फस। देखिए अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करूं तो क्रिस्टलीय के अंदर हमारे पास क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट हो गया, तीसरा है मेरे पास में यहां पे फुलरीन, और चौथा है दोस्तों यहां पर ग्रेफीन। बेसिकली कितने अपर रूप हो गए? 1, 2, 3 और 4। देखिए दोस्तों, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करेंगे तो कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं एक निश्चित संरचना में पाए जाते हैं, एक निश्चित संरचना होती है दोस्तों इनकी। तो अगर मैं बात करूं यहां से तो निश्चित संरचना, निश्चित संरचना यानी एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं। निश्चित संरचना होती है, डायमंड की आपने संरचना देखी है, एक स्टेबल फॉर्म होती है, एक निश्चित आकार होता है। वैसे ही दोस्तों इसमें आपका ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। फुलरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी होती है। ग्रेफीन क्या होता है? एक लेयर के रूप में होता है, परत के रूप में होता है। तो सारी चीजें जो हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार से हैं। अब देखिए इसमें हम पर्टिकुलरली अलग अलग इनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अक्रिस्टलीय की हम चर्चा क्रिस्टलीय अपर रूपों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अक्रिस्टलीय हो गया आपके, जैसे चारकोल है, कोयला है, आपका सूट पार्टिकल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अक्रिस्टलीय में हम किस किस की चर्चा करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कोयले की। कोयला है नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे तो अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय की तो कोयला है नेक्स्ट। इसके बाद में आ गया दोस्तों इसमें चारकोल, और जो नेक्स्ट है इसमें वो आ गया आपके सूट पार्टिकल्स। अब सूट पार्टिकल में क्या आता है दोस्तों? काजल। एक इसमें कोक आ जाता है जिसकी हम जिसको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्बन के मोस्टली जो अपर रूप हैं इनको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका क्रिस्टलीय अपर रूप यानी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप यानी एमोर्फस एलोट्रोप्स। तो देखिए क्रिस्टलीय जो अपरूप होते हैं इनकी एक निश्चित संरचना होती है दोस्तों, और अक्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं इनकी एक निश्चित संरचना नहीं होती। तो अगर हम सबसे पहले क्रिस्टलीय की बात करें दोस्तों, तो क्रिस्टलीय में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहां पर फुलरीन की। किसकी चर्चा करेंगे? फुलरीन की। देखिए दोस्तों, पूरे 4 अपरूप हमने देखे क्रिस्टलीय अपरूपों में। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है और ग्रेफीन है। ग्रेफीन जो है वो वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि ग्रेफीन को सबसे पहले 2004 में सबसे पहले प्राप्त किया गया था। दोस्तों ग्रेफीन जो है
ये आपका फुलरीन हीरा और ग्रेफाइट की तरह क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसको सिर्फ आइसोलेट किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। यानी एक कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जो आर्टिफिशियल है, यानी ये नेचुरल नहीं है। इसको मानव द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। अब देखिए बेसिक बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुलरीन की। तो देखिए फुलरीन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, स्ट्रक्चर में देखिए आपको याद रखना है इसकी जो आकृति है वो फुटबॉल जैसी होती है। कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। फुटबॉल जैसी आकृति होती है। अब देखो संरचना में एक चीज यहां पे याद रखना है दोस्तों आपको, फुटबॉल जैसी संरचनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि इसके अंदर पंचभुज व षटभुज आकृतियां पाई जाती हैं। षटभुज आकृतियां पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सी बात है, पंचभुज व षटभुज आकृतियां पाई जाती है। जैसे कि पंचभुज आकृति होगी आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपका पंचभुज है। देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और 5, और इसमें इसके साथ में षटभुज आकृतियां भी होती हैं दोस्तों। ये होगी आपकी षटभुज। अब देखिए इसमें इसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये कुछ इस प्रकार से आकृति पाई जाती है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। तो देखिए दोस्तों ये जो आकृति है ये किससे मिलकर बनी है, पंचभुज व षटभुज आकृतियों से मिलकर बनी है। तो ये आपकी फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई फुटबॉल जैसी संरचना जो है वो कार्बन के किस अपर रूप की होती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो आकृति है ये फुलरीन की होती है। अब देखिए इसके नाम की बात करें तो फुलरीन में फुलरीन के नामकरण की बात कर लें दोस्तों, तो देखिए अमेरिका के एक वास्तुकार हुए हैं। अमेरिका के वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है दोस्तों आर्किटेक्ट। तो एक वास्तुकार हैं जिनका नाम है बुकमिनिस्टर, बुकमिनिस्टर फुलर, बुकमिनिस्टर फुलर। अब ये बुकमिनिस्टर फुलर के नाम पर, इनके नाम पर इसका जो नामकरण किया गया वो नामकरण किया गया दोस्तों फुलरीन। क्या नामकरण किया गया, फुलरीन। तो इसको कहा जाता है दोस्तों बुकमिनिस्टर फुलरीन, बुकमिनिस्टर, बुकमिनिस्टर फुलरीन। नाम याद रखना है आपको, कई बार नाम पूछ लिया जाता है भाई फुटबॉल जैसी संरचना जो है वो किस कार्बन के किस अपरूप की होती है, तो क्रिस्टलीय अपरूप की होती है। क्रिस्टलीय में भी कौन सा अपरूप होता है दोस्तों, बुकमिनिस्टर फुलरीन होता है। इसको बुकमिनिस्टर फुलरीन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसका जो नाम है अमेरिका के, अब देखो ये वास्तुकार जो एक्चुअल में है कहां का, अमेरिका का। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिनका नाम है बुकमिनिस्टर फुलर, इनके नाम के ऊपर इसका नामकरण जो है दोस्तों वो क्या किया गया, बुकमिनिस्टर फुलरीन किया गया। अब यहां से हम देखेंगे दोस्तों आपकी बुकमिनिस्टर फुलरीन को क्या कहते हैं, इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। बकी बॉल, बकी बॉल भी कहा जाता है। बकी बॉल भी इसको कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन
परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो दोस्तों 60 से लेकर 70 के मध्य या इससे अधिक हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो फुलरीन में कितनी हो सकती है, तो 60 से 70 के बीच में दोस्तों ये हो सकती है, यानी 60 to 70 के मिड में ये इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी दोस्तों हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फुलरीन में, अगर मैं फुलरीन की बात करूं, सबसे स्थायी रूप, सबसे स्थायी तो फुलरीन का सबसे स्थायी जो रूप है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या 60 होती है। कितनी होती है? 60 होती है। तो बहुत ही आसान सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फुलरीन है दोस्तों, उसकी सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है, या सबसे जो स्टेबल फॉर्म है फुलरीन की, उसमें कार्बन एलिमेंट्स कार्बन एटम्स जो है उसका नंबर क्या है, या कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, तो बहुत ही आसान सी बात है दोस्तों, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो 60 होती है, 60 होती है। ये सबसे स्टेबल फॉर्म है फुलरीन का। अब देखिए दोस्तों, कार्बन परमाणुओं की अब हमें ये पता चला, लेकिन एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में जो परमाणुओं के, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी, तो दो कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी, जो ये लगभग होती है दोस्तों 140 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी होती है? 140 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। बहुत ही आसान है। दो कार्बन परमाणु के बीच में देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? 140 एंगस्ट्रॉम पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर बात करें विद्युत के चालन की, अगर चालकता की बात की जाए विद्युत के, तो देखिए कंडक्टेंस की हम बात करेंगे कि ये विद्युत के चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। चालकता, तो चालकता में देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि फुलरीन जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक, यानी इंसुलेटर। ये विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करती। लेकिन एक इसमें देखिए, अगर ये आपका मान लीजिए फुलरीन है, अब मान लीजिए फुलरीन का स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। तो अगर इसमें चालकता की बात की जाए दोस्तों, कंडक्टेंस की बात की जाए, तो इसकी चालकता क्या होगी? तो ये विद्युत का कुचालक होगा, अभी हमने देखा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए हम क्या बढ़ा दें? ताप बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर किसको बढ़ाया जाए? टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो फुलरीन होगा दोस्तों, ये अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। अति चालकता, हाई कंडक्टेंस को शो करेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा चालक हो जाएगा। अब चालक ज्यादा अगर
बहुत ज्यादा चालकता को शो करेगा जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है, यानी कि दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बहुत कम होगा। अगर होगा तो बहुत कम होगा दोस्तों। इसलिए एक ऐसे गुण को प्रदर्शित करेगा, अति चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फुलरीन में बहुत ही आसान सी बात है। अगर चालकता की बात की जाए, बेसिक तौर पे बात की जाए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए एज ए इंसुलेटर यानी कुचालक के तौर पे कार्य करता है। विद्युत की चालकता को प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। लेकिन अगर आप क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर को राइज कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, अति चालकता को प्रदर्शित करेगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट लगभग 0 के पास पहुंच जाएगा, बहुत कम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए ये हाई कंडक्टिविटी को शो करेगा दोस्तों। तो ये आपका फुलरीन के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी। कल की क्लास में दोस्तों हम इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, इसमें इसके उपयोग की बात करेंगे, उसके बाद में हीरा, ग्रेफाइट, इन सभी की बात करने वाले हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन सेशन है वो अलग, इसके लिए अलग और सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।